आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अ स्फीयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब वन शॉट को देखने के बाद आप सभी बच्चों के दिमाग में एक थॉट आएगा कि मैम क्यों ना हम इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लें जिनके हमारे एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है, देखते हैं कि यह पहला सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू क्लास 9th बाय अदा 24/7। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अ स्फीयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को आप मुझसे पढ़ सकते हो क्योंकि इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है ये ऑलरेडी चैनल पर जा चुका है। अब वन शॉट को देखने के बाद आप सभी बच्चों के दिमाग में एक थॉट आएगा कि मैम क्यों ना हम इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लें जिनके हमारे एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो एग्जैक्टली बेटा आज के लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। इस मैटर अराउंड द स्फीयर चैप्टर के हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। तो यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है, देखते हैं कि यह पहला सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है। Which of the following statements are correct about the properties of colloids? देखो जो colloids हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना कि कोलॉइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। अ कोलॉइड इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ओ माय गॉड, हमें पता है कि बेटा जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स में आते हैं हमारे सॉल्यूशंस, वहीं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं उन्हें हम फर्दर 2 और कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होते हैं कोलॉइड्स और एक होते हैं सस्पेंशंस। तो कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस बेटा ये तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स में तो केवल सॉल्यूशंस आते हैं। और पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोलॉइड क्या है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कांच के ग्लास में दूध है, मिल्क क्या होता है बेटा, एक कोलॉइड है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कांच के ग्लास में आपके पास जो दूध है क्या आपको उसमें जो मिल्क पार्टिकल्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो मिल्क में फैट होता है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि देखो कांच के ग्लास में दूध भरा हुआ है, अब बताओ कि क्या तुम्हें इसमें पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, क्या तुम्हें फैट मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, क्या तुम्हें पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, क्या तुम्हें प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं। तो आप बोलोगे नहीं मैम कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मतलब जो हमारे पास मिल्क है वो एक कोलॉइड है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आइज से हमें नहीं दिखने वाले हैं, इतने छोटे होते हैं क्योंकि। तो यार ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो आप ये समझ लो कि हमारे पास ना पार्टिकल्स के साइज की जब बात आती है तो हमारे पास दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक एक्सट्रीम पर बैठे होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो इतने छोटे होते हैं बेटा कि उनको तो माइक्रोस्कोप से भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो ये हो गया एक एक्सट्रीम। ठीक है, दूसरा एक्सट्रीम क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स की। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि आप उनको नेकेड आइज से भी देख सकते हो। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। मतलब एक है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है और एक है सस्पेंशन के पार्टिकल्स जिनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है। और बीच में आते हैं हमारे कोलॉइड्स जिनके पार्टिकल्स का जो साइज है वो ना बहुत छोटा होता है लाइक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ना बहुत ही बड़े होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स के समान, वो बीच के होते हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े।
ठीक है, आप ये समझ लो कि जो कोलॉइड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में लाया करता है। ठीक है, तो होता यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जितने बड़े तो हैं नहीं कि नेकेड आई से दिख जाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से उनको देखना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स जितने छोटे भी नहीं होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी जो है ना बिल्कुल ना दिखें, ऐसा भी नहीं है, दिख जाएंगे। तो ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, बीच के होते हैं। 1 to 100 नैनोमीटर के बीच का इनका साइज जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि नेकेड आई से नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन पॉइंट क्या है तीसरा वाला कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े तो हो जाते हैं कि जब कोई लाइट की बीम कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर जाकर के गिरती है तो कोलॉइड के पार्टिकल्स क्या करें, लाइट को थोड़ा बहुत अब्सॉर्ब करके उसको हर डायरेक्शन में री एमिट कर दें। और ये जो हर डायरेक्शन में री एमिट करते हैं लाइट को, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लाइट की स्कैटरिंग बोलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। देखो, ये है एक कोलॉइड का पार्टिकल, राइट। अब ये आई लाइट, इसके ऊपर आकर के गिरी। ये बेटा जो दिख रहा है आपको, ये है कोलॉइड का पार्टिकल, इसके ऊपर आकर के लाइट गिरी। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट इस पार्टिकल ने क्या करी, अब्सॉर्ब कर ली। और अब्सॉर्ब करने के बाद इसने सोचा कि मुझे तो ये पसंद नहीं आई, इसको मैं वापस क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। तो इसी लाइट को पार्टिकल ने क्या करा, कोलॉइड के पार्टिकल ने, टू बी मोर स्पेसिफिक, हर डायरेक्शन में भेज दिया, फैला दिया, री एमिट कर दिया। और इसी को हम बोलते हैं लाइट की स्कैटरिंग। यानी कि कोलॉइड के पार्टिकल ने क्या करा बेटा, लाइट को स्कैटर कर दिया। स्कैटर का मतलब ही क्या होता है बेटा, फैला देना। देखो, अच्छी खासी लाइट आ रही थी, फैल के तो नहीं आ रही थी, कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर जाकर के गिर गई। तो पार्टिकल ने क्या करा, सबसे पहले तो लाइट को अब्सॉर्ब किया, इसके बाद में हर डायरेक्शन में फैला दिया, स्कैटर कर दिया। अब ये जो स्कैटर्ड लाइट है ना बेटा, ये हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। और आंखें तो हमारी भोली होती हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को देख लेती हैं। बता रही समझ में? जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको मेरी ये बॉटल नजर आ रही है, आप बोलोगे हाँ मैम। पता है क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इससे जो निकलने वाली लाइट रेज है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं। तो आपकी आंखों को ये बॉटल नजर आ रही है। आप बोलोगे कि मैम आपकी बॉटल में क्या लाइट लगी हुई है क्या, इससे लाइट रेस कैसे निकल रही है? अरे बगल में ट्यूबलाइट लगी हुई है ना, तुमको दिखेगा नहीं, यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है। तो ट्यूबलाइट से लाइट रेज आई, इसके ऊपर गिरी, रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारी आंखों तक पहुंची। अब बेटा आंखें तो भोली होती है, उनको क्या पता कि लाइट रेज जो पहुंच रही हैं बॉटल से उन तक, वो बॉटल की लाइट रेज है या ट्यूबलाइट की लाइट रेज है। तुम्हारी आंखों को नहीं पता, तुम्हारी आंखों को बस इतना समझ में आया कि बॉटल से क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही है। उनको नहीं पता कि हमने ट्यूबलाइट जला रखी है। ट्यूबलाइट की लाइट आई, बॉटल के ऊपर गिरी, रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारी आंखों तक पहुंची। तुम्हारी आंखों को बस पता लगा कि अच्छा लाइट तो बॉटल से आ रही है, मतलब बॉटल दिख गई तुम्हें। तो ये होता है कि हमारी आंखें बहुत भोली होती हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखें उन्हें उस ऑब्जेक्ट को बेसिकली देख लेती हैं। तो जैसे कि एक पार्टिकल है कोलॉइड का, इसने क्या करा, लाइट को स्कैटर कर दिया। अकेले एक पार्टिकल तो होगा नहीं बेटा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि मान लो आगे एक और पार्टिकल है, लाइट इसके ऊपर भी जाकर के गिरी, इसने भी क्या करा, स्कैटर कर दिया। आगे और भी पार्टिकल होगा, वो भी क्या करेगा, इसी तरीके से लाइट को स्कैटर कर देगा। तो ये जो स्कैटर्ड लाइट है बेटा, ये जो लाइट फैल रही है ना, यही स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। और जहां हमारी आंखों तक पहुंची, हमारी आंखों को लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है कोलॉइड में। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेशली जब किसी कोलॉइड में लाइट का पाथ विजिबल हो जाए, इसको क्या कहते हैं बेटा, टिंडाल इफेक्ट, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा ये इफेक्ट होता है। और हमारे जो कोलॉइड्स हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करता है, प्रेजेंट करते हैं कि जैसे ही पार्टिकल के ऊपर जाकर के लाइट गिरी, पार्टिकल ने लाइट को स्कैटर कर दिया हर डायरेक्शन में, यही स्कैटर्ड लाइट आंखों तक पहुंची तो हमारी आंखों को लाइट का पाथ विजिबल हो गया। जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट
आई डोंट नो तुम्हारे स्कूल में कराया कि नहीं करवाया, एक कांच का वो एक ग्लास ले लेंगे, ठीक है, और उसमें जो है पानी डाल देंगे और पानी में 2-3 चम्मच दूध की डाल देंगे, मिल्क की 2-3 चम्मच जो है दूध डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, लाइट को पास करवा करके देखेंगे। तो लिटरली क्या होता है बेटा, दूध में और मतलब दूध और पानी का वो जो मिक्सचर बना है, वो जो मिक्सचर जो बना है, उसमें आपको बहुत ही क्लियरली लाइट का पाथ विजिबल होगा। लाइट का पाथ विजिबल होने का मतलब क्या है कि लिटरली आपको लाइट जाते हुए नजर आएगी। वो जो पानी और दूध वाला जो मिक्सचर है ना, उसमें से लाइट की बीम पास करवाते हैं, तो आपको लिटरली नजर आएगा कि लाइट का रास्ता क्या है। जब हम बोल रहे हैं ना कि कोलॉइड में क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल होता है। लाइट का पाथ विजिबल होने का मतलब यही है आसान शब्दों में कि लाइट का जो रास्ता है वो आपको दिखने लगता है कि देखो लाइट इस रास्ते से जा रही है, लाइट इस रास्ते से जा रही है। आ रही है बात समझ में? सो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट while passing through it and makes its path with। ये बिल्कुल सही है कि कोलॉइड के पार्टिकल इतने भी छोटे, जैसे जो ट्रू सोल्यूशन बनता है बेटा, आप नमक को पानी में घोल दो और उससे जो है ना लाइट की बीम ऐसे पास करवा करके देखोगे तो उसमें आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जो नमक और पानी का मिक्सचर बना है बेटा, वो एक होमोजेनस मिक्सचर बना है, वो सोल्यूशन बन गया। और सोल्यूशन के पार्टिकल्स तुमको मैंने अभी बताया बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि लाइट की बीम सोल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर जाकर के गिरेगी तो पार्टिकल्स बोलेंगे अरे हमें करना क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। यानी कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे हैं बेटा कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, और अगर स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी ही नहीं तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चल अपन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं बेटा, समझते हुए चल रहे हैं आगे, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। और देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ना 2 फायदे होते हैं। एक तो ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते जाते हैं चैप्टर के, और दूसरा फायदा ये होता है कि क्वेश्चन के थ्रू आप टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को भी क्या करते हो, रिवाइज करते हुए चलते हो। चलो अगला सवाल, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, डायग्राम में क्या है? अच्छा, डायग्राम में तो बेटा वही है, टिंडल इफेक्ट ही दिखाया जा रहा है। देखो ये क्या है, जो पहला वाला, सपोज ये बीकर को मैं बीकर ए बोल रही हूँ और ये बीकर को बीकर बी बोल रही हूँ। बीकर ए में क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है बेटा, सोल्यूशन है, सोल्यूशन। पानी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को घोल दिया तो वो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि ये होमोजेनस सोल्यूशन है। वहीं ये क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, कोलॉइड। तो देखो यहाँ पर लाइट को पास करवाया जा रहा है, तो लाइट का जो पाथ है वो देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपको नहीं दिखेगा, और सस्पेंशन कोलॉइड में देखो, कोलॉइड में आपको लिटरली जो पानी और जो दूध का मिक्सचर है उसमें आपको देखो लिटरली लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, आपको दिख रहा है कि लाइट ऐसे जा रही है मिक्सचर में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट शोज टिंडल इफेक्ट, नो नॉट एट ऑल। अभी तो हमने देखा कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जब लाइट इनके ऊपर आकर के गिरती है तो पार्टिकल्स बोलते हैं हमें क्या करना है, हमें तो पता ही नहीं है। मतलब ये लाइट को बेटा फैला ही नहीं पाते हैं, लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, और अगर स्कैटर्ड लाइट पहुंची ही नहीं आंखों तक तो हमें लाइट का पाथ कैसे दिखेगा बेटा, नहीं दिखेगा। तो ये तो बहुत गलत हो गया, गलत है ये स्टेटमेंट। सेकेंड देखते हैं, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम। आई होप मेरी आवाज खड़खड़ ना हो रही हो बेटा, 1 मिनट। हाँ, Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। बिल्कुल सही बात है बेटा। मान लो कि आपके रूम में एकदम अंधेरा है, ठीक है, और अभी अभी आपके रूम में किसी ने डस्टिंग वगैरह करी है, धूल वगैरह साफ करी, तो आपको पता है कि जब डस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा जो डस्ट है वो यहाँ वहाँ हवा में सस्पेंड हो जाती है, मतलब उड़ जाती है, ठीक है। अब मान लो ये आपका रूम है, अंधेरा है, ठीक है, और एक छोटे से होल से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है। कौन सी लाइट? सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो ये सनलाइट क्या करेगी बेटा, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जाके टकराएगी। ये डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये सनलाइट क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, मतलब डस्ट पार्टिकल से जाकर के ये टकराएगी। तो डस्ट पार्टिकल्स छोटे तो होते नहीं, ये बड़े होते हैं, तो वो क्या करेंगे,
लाइट को, सनलाइट को स्कैटर कर देंगे, ठीक है, ऐसे स्कैटर कर देंगे हर डायरेक्शन में। इस पार्टिकल से टकराई तो इस पार्टिकल ने भी क्या करा, डस्ट के पार्टिकल ने स्कैटर कर दी। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो इस रूम में आपको लाइट का जो पाथ है वो दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपके रूम में डस्ट पार्टिकल्स थे, हवा में छोटे से होल से क्या हुआ, सनलाइट आ रही थी, लाइट जा करके डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर गिरी, पार्टिकल्स बड़े थे, उन्होंने लाइट को स्कैटर कर दिया। यही स्कैटर्ड लाइट आप यहाँ खड़े हुए हो, आपकी आंखों तक पहुंच गई, तो आपको क्या हो रहा है, लिटरली आपके रूम में लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है, लाइट आते हुए आपको दिख रही है कि हाँ देखो इस पाथ को फॉलो करके लाइट आ रही है, लाइट का पाथ ये है। तो टिंडल इफेक्ट तो घर में भी देखने को मिलता है, सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड when sunlight passes through the canopy of a dense forest। ये भी बिल्कुल सही है कि डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी में भी जब मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, लंबे लंबे पेड़ है, ठीक है, तो जो हवा है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, सनलाइट आ रही है, टकरा रही है, स्कैटर हो रही है, तो वहां पर भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, सही है। लास्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है, कोलॉइड ही तो बन रहा है, पानी और दूध का मिक्सचर, तो वो भी टिंडल इफेक्ट आपको दिखाएगा। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। आई होप आप सभी का जवाब भी ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, असर्शन रीजन है। ओके, सल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बेटा क्या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम सोल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है बेटा? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज। तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर आप फिल्टर पेपर से पास करवाने की कोशिश करोगे, जैसे कि मान लो ये फिल्टर पेपर है, ये इसके पोर्स हैं, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स इतने छोटे से हैं बेटा कि इन पोर्स को क्रॉस कर जाएंगे, इन पोर्स को क्रॉस कर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। तो आप सोचोगे कि जैसे कि चाय छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, तो वैसे ही सोल्यूशन को भी छानेंगे तो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं ना बेटा, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर के भी पोर्स को क्रॉस कर लिया और नीचे आ गए, सब नीचे आ गया, पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो आपका नीचे आ गया, कुछ भी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो ये तो गलत है, असर्शन का स्टेटमेंट ही गलत है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। जैसे कि मान लो कि आपने वही पानी में नमक घोल दिया, तो वो क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। अब आप उसको फिल्टर पेपर से छान के क्या पानी और नमक को अलग कर सकते हो? नहीं, तो ये गलत है, तो हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे। जब असर्शन का स्टेटमेंट ही बेटा गलत होता है तो अपन ऑप्शन डी ही मार्क करते हैं। रीजन क्या है? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, असर्शन गलत है तो डी मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसॉल्विंग चॉक पाउडर इन वाटर सस्पेंशन इज ऑब्टेन्ड। सही बात है, अगर पानी में हमने क्या करा है, चॉक पाउडर मिला दिया है, तो वो सस्पेंशन बन जाएगा। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जैसे आपने पानी लिया हुआ था उसमें आपने चॉक पाउडर डाल दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि चॉक पाउडर पूरा नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा, चॉक पाउडर जो है पूरा नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा। मतलब कि एक लिटरली आपको यहाँ पर सेपरेशन बाउंड्री नजर आएगी बेटा, एक सेपरेशन बाउंड्री आपको नजर आएगी कि बाउंड्री के इस तरफ पानी है और इस तरफ क्या है? चॉक पाउडर है। तो सस्पेंशन तो अपने ऐसे ही होते हैं कि क्लियर कट आपको सेपरेशन बाउंड्री नजर आती है सस्पेंशन के कंपोनेंट्स के बीच में। तो चॉक पाउडर पूरा नीचे जाकर के बैठ जाएगा, तो चॉक पाउडर अलग, पानी अलग। सही बात है। रीजन, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ये भी बिल्कुल सही है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा इनका साइज होता है। तो बात तो सही है, बट ये जो बात है बेटा ये असर्शन को तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है। असर्शन क्या है कि ऑन डिसॉल्विंग चॉक पाउडर इन वाटर सस्पेंशन बन जाएगा, बात सही है, लेकिन इसका रीजन क्या होना चाहिए? रीजन आप ये बोल सकते हो कि भाई जो चॉक पाउडर है ना वो पानी में घुलने वाला नहीं है, तो जब आप पानी में चॉक पाउडर डालोगे तो चॉक पाउडर जाकर के आप बोल सकते हो कि सस्पेंड हो जाएगा पानी में, और अगर आप उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, तो ग्रेविटी के कारण चॉक पाउडर पूरा नीचे सेटल हो जाएगा। भाई मिक्स तो हो नहीं रहा चॉक पाउडर पानी में, तो अलग हो जाएगा, तो सस्पेंशन बन जाएगा। तो रीजन ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर सवाल के रीजन में क्या बोला जा रहा है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। तो बात तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो क्या करेंगे? ऑप्शन बी मार्क करेंगे।
ऑप्शन बी अपन तभी लगाते हैं जब असर्शन स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन दोनों का स्टेटमेंट सही हो, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन ना कर रहा हो, है ना। चलो ओके, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा शुरू होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। अच्छा, तो सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम नेचर की बात कर लेते हैं। तो बेटा हमें पता है कि हमारे जो ट्रू सोल्यूशन है वो नेचर में होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन जो है, जो आपका कोलॉइड है, वो दिखने में लगेगा कि होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि कोई सेपरेशन बाउंड्री नजर नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि दूध में फैट भी है, प्रोटीन भी है, पानी भी है, लेकिन अगर आप दूध को देखोगे तो आपको उसके तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं दिखेंगे, है ना। तो दिखने में जो कोलॉइड्स हैं वो लगेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर है, पर वो होते क्या है, हेट्रोजेनियस ही है। बाकी सस्पेंशन तो है ही हेट्रोजेनियस और सोल्यूशन होमोजेनियस। पार्टिकल का साइज ट्रू सोल्यूशन का बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है उनका साइज बीच का होता है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच का, ठीक है। देन विजिबिलिटी, तो पार्टिकल्स दिख नहीं सकते ट्रू सोल्यूशन के। कोलॉइड्स के भी पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, कि उनको अपन नेकेड आई से देख सके। माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे लेकिन नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो इतने बड़े होते हैं कि नेकेड आई से भी क्लियरली दिख जाते हैं। टिंडाल इफेक्ट ट्रू सोल्यूशन शो नहीं करेगा, कोलॉइड्स जो हैं वो तो शो करते ही हैं। सस्पेंशन के भी अगर पार्टिकल्स जब तक कि सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं तब तक तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि मस्त लाइट को स्कैटर करते हैं। तो सस्पेंशन भी क्या करेगा, टिंडाल इफेक्ट को शो करेगा। कौन नहीं करेगा, हमारे सोल्यूशंस, ठीक है। देन स्टेबिलिटी, तो ट्रू सोल्यूशन से बेटा स्टेबल होते हैं। बेसिकली सोल्यूशन बनता ही कब है, जब सॉल्यूट जाकर के सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाए तो सोल्यूशन बन जाता है। नमक को आप पानी में घोल दो और कुछ टाइम के लिए आप उस नमक के पानी को छोड़ दो अनडिस्टर्ब्ड, तो क्या नमक और पानी अलग अलग हो जाएगा क्या, कि नमक पूरा नीचे बैठ गया पानी ऊपर रह गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ट्रू सोल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो आपस में बेटा मिक्स ही नहीं हो रहे हैं ठीक से, तो क्लियर कट बाउंड्री नजर आती है, सेपरेशन बाउंड्री बन जाती है, यानी कि ये तो बहुत ही अनस्टेबल है आपका सस्पेंशन। कोलॉइड्स आप बोल सकते हो कि स्टेबल होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल। तो ट्रू सोल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइड्स भी दे आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन सस्पेंशन तो अनस्टेबल है। तुरंत जो है बेटा कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। दो टर्म्स यहां पर आप सीखते हो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी, इनका क्या मतलब है देखो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, है ना। अपन बोलते हैं ना कि इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस सोल्यूशन का हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। वही सॉल्युबिलिटी क्या है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन सोल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर उसमें डिसॉल्व हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में बेटा डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर घुल सकता है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का बेसिकली क्या इंपैक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर, तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। वो कैसे भाई, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि मान लो कि यहां पर हम बना रहे हैं सॉल्ट सोल्यूशन, तो सॉल्ट सोल्यूशन के लिए पानी हम जो ले रहे हैं वो सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो सॉल्ट हम ले रहे हैं, नमक जो हम ले रहे हैं, वो काम करेगा सॉल्यूट का, ठीक है। तो आपने क्या करा, पानी में बेसिकली नमक घोल दिया, तो वो क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्यूट क्या है उसमें, सॉल्ट, और पानी क्या है उसमें, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि जब हमने नमक का पानी बनाया, जब हमने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, तो हुआ क्या कि सॉल्ट पानी में जाकर के घुल गया, सॉल्यूट जाकर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। बेटा ये डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, देखो आपने पानी लिया तो ये बन गए पानी के पार्टिकल्स, ये बन गए पानी के पार्टिकल्स, ठीक है।
जब आपने इसमें नमक डाला तो पता है क्या होगा, नमक के पार्टिकल्स जैसे ही आएंगे पानी में, वो देखेंगे, नमक के पार्टिकल्स देखेंगे, वो सोचेंगे कि यार ये जो पानी है, पानी के जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में तो स्पेसेस है। फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ते हैं ना कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। सबसे ज्यादा स्पेसेस होती है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, उससे कम स्पेसेस होती हैं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड्स में अपन बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में ऑलमोस्ट ना के बराबर स्पेसेस है ना। तो जैसे ही नमक के पार्टिकल्स आएंगे पानी में, वो देखेंगे कि यार पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह है, स्पेसेस है, चलो इन स्पेसेस को जाकर के घेर लेते हैं। तो इन स्पेसेस में जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है ना, वहां पे जाकर के बैठ जाएंगे ये नमक के पार्टिकल्स। ये जो आपको व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं बेटा, ये पता है क्या है, ये हैं सॉल्ट पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स। और ये ब्लू कलर के क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो घुलने का मतलब बेटा यही होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, इसका मतलब क्या कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस में जाकर के बैठ जाते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स। अब टेम्परेचर बढ़ाने से देखो पता है क्या होता है, जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो आपको सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, पानी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पता है क्या करेंगे, हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे। भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब क्या, अपन गर्म कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इस सोल्यूशन को। ठीक है, तो हीट जो है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे। और जब वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे बेटा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाएंगी। हम गर्म कर रहे हैं तो पानी के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे। और जहां उन्होंने हीट को अब्सॉर्ब किया पानी के पार्टिकल्स ने, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी के पता है बढ़ने से क्या होगा, जो पानी के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से और दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। भाई आपको पता है फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट के पास आती है उसके मोशन के कारण। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ऑब्जेक्ट की, तो वो और तेजी के साथ में मूव करेगा। तो पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर और भी दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जहां पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे बेटा, तो उनकी बीच की स्पेसेस बढ़ जाएंगी, उनकी बीच की स्पेसेस बढ़ जाएंगी। और यही बढ़ी हुई स्पेसेस को देख लेगा कौन, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नमक के पार्टिकल्स। हमारे इस एग्जांपल में बोलेंगे कि यार पानी के पार्टिकल्स की जो बीच में स्पेसेस है वो तो बढ़ गई हैं, चलो इन बढ़ी हुई स्पेसेस में जाकर के भी बैठ जाते हैं। तो देखो और भी ज्यादा नमक पानी में डिसॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ही क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व हो सकता है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से और दूर दूर हो जाएंगे, तो उनकी बीच की स्पेसेस बढ़ जाएंगी। और अगर उनके बीच की स्पेसेस बढ़ी तो उन स्पेसेस में और भी ज्यादा आकर के बैठने लग जाएंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल। अ टीचर टोल्ड 3 स्टूडेंट्स ABC टू प्रिपेयर अ 25% सोल्यूशन मास बाय वॉल्यूम। कि बच्चों को टीचर ने बोला है, 3 बच्चों को बोला है कि भाई तुम्हें क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास बाय वॉल्यूम 25% सोल्यूशन बनाना है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम का मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि न्यूमरेटर में आना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट ए ने क्या करा, 25 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोल दिया 100 ग्राम पानी में। स्टूडेंट बी ने क्या करा, 25 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोल दिया 100 ml पानी में। एंड स्टूडेंट सी ने क्या करा, 25 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोला पानी में, ताकि टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाए, 100 ml। बेटा अगर मैं बोल रही हूं कि मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करना है, 25% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है, इसका मतलब क्या कि मुझे 25 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलना होगा पानी में, ताकि जो टोटल वॉल्यूम बने सोल्यूशन की
वो कितनी हो जाए 100 ml। और जब इसका मैं परसेंटेज निकालूंगी तो क्या होगा, नीचे का 100 ऊपर के 100 से कट जाएगा, बचेगा कितना 25%। तो 25% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये है कि आपको लेना है 25 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसको इतने पानी में घोलना है कि टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन की वो कितनी बन जाए 100 ml। तब जाकर के कितना कॉन्सेंट्रेशन बनेगा मास बाय वॉल्यूम 25%। तो यहां पर जो सी वाला बच्चा है उसने बिल्कुल सही काम करा है कि उसने 25 ग्राम पोटेशियम पर हाइड्रोक्साइड क्यों, हाँ ठीक है, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैं बार बार पर हाइड्रोक्साइड बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सी बच्चे ने क्या करा है कि 25 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उसने इतने पानी में घोला कि टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन की कितनी बन गई 100 ml बन गई। तो इसने बिल्कुल सही काम करा है। तो ये जो मिक्सचर बनाएगा, ये जो सोल्यूशन बनाएगा बेटा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 25% मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर आर मिक्स्ड टुगेदर। आयरन फाइलिंग्स और सल्फर को क्या किया जा रहा है बेटा, मिक्स किया जा रहा है एंड डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, आ गया समझ में। आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स किया जा रहा है और इस मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए एंड बी। जो पार्ट ए है उसको गर्म कर दिया, यानी कि अगर हम आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिला करके गर्म कर देंगे तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन हो जाएगी इनके बीच में और क्या बन जाएगा, कंपाउंड आयरन सल्फाइड। तो पार्ट ए को जो आपने गर्म करा ना तो उससे क्या हो गया, कंपाउंड बन गया, रिएक्शन हो गई। जबकि जो पार्ट बी है उसमें गर्म नहीं किया गया है, तो पार्ट बी में जो है सिंपल मिक्सचर ही रहा। ये कंपाउंड बन गया पार्ट ए और जो पार्ट बी है वो मिक्सचर ही रहा आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का। नाउ डाइल्यूट HCl जो है दोनों ही पार्ट्स में डाला गया और दोनों ही पार्ट्स में क्या हुआ, गैसेस इवॉल्व हुई हैं। बताओ कि आप गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि जब पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए क्योंकि अब कंपाउंड बन चुका है, भाई पार्ट ए को आपने गर्म कर दिया तो आयरन के जो एटम्स थे, सल्फर के जो एटम्स थे वो आपस में केमिकली कंबाइन हो गए, उनके बीच में बॉन्ड बन गया और क्या बन गया, कंपाउंड बन गया आयरन सल्फाइड। अब इस आयरन सल्फाइड में जब आप डाइल्यूट HCl डालोगे तो रिएक्शन से क्या होगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसकी सड़े हुए अंडों की स्मेल होती है, रॉटन एग्स लाइक स्मेल होती है इसकी। ठीक है, वहीं जो पार्ट बी था जिसमें कि आपने गर्म नहीं किया था आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को, आपने बस मिक्स कर दिया था। तो ये अपन ने पढ़ रखा है कि एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसको बनाने वाले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। यहां पर सिंपल अगर आप लोहा लो और उसमें आप डाल दो HCl तो क्या होगा, यहां पर बेटा सॉल्ट बनेगा आयरन क्लोराइड और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ना एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ती है। आप इसके पास अगर एक जलती हुई मैचस्टिक या कैंडल लेकर के जाओगे ना तो ये पॉप साउंड के साथ, पट्टी की आवाज के साथ जलना शुरू कर देगी। ये ऐसी गैस होती है, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है। तो जो मिक्सचर है पार्ट बी में आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का, उसमें एग्जैक्टली ये रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वो तो बस एक मिक्सचर है ना, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर बस आपस में ऐसे ही मिक्स्ड है, फिजिकली मिक्स्ड है, कोई उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, कोई कंपाउंड नहीं बना है। तो वहां पर आयरन और सल्फर दोनों क्या करेंगे, अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो जब उसमें HCl डालोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। वही जो पार्ट ए है जिसको आपने गर्म कर दिया तो वो अब कंपाउंड बन गया है। अब कंपाउंड में कहने को आयरन तो है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो नहीं होने वाली। तो यहां पर जब आप डालोगे डाइल्यूट HCl तो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, अलग रिएक्शन होगी। पार्ट ए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस हो रही है विच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। इन पार्ट बी हाइड्रोजन गैस बन रही है और इसको जलती हुई कैंडल वही मैचस्टिक लेकर के आएंगे और इट बर्न विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, कि पॉप साउंड के साथ जो है ये जल जाएगी। ठीक है, चल ओके। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called a true solution. A solution has a soluble and a solute and a solvent and its as its component. ये तो अपन को पता है कि solution में होता है solute और solvent. The particles of a true solution are smaller than 1 nanometer in diameter. Suspension is a heterogeneous mixture in which
जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, मीडियम के बल्क में डिसॉल्व नहीं होंगे। अ कोलॉइड इज अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस बट दिखता वो होमोजीनियस है, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द करेक्ट सीक्वेंस व्हिच डिस्क्राइब द true solution, suspension and colloidal solution in the order of their increasing stability। बेटा अभी अभी हमने स्टेबिलिटी वाला पॉइंट देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ट्रू सोल्यूशन, उनसे कम स्टेबल होते हैं कोलॉइड्स, और सबसे कम स्टेबल होते हैं कौन, हमारे सस्पेंशन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन बी, कि सबसे कम स्टेबल सस्पेंशन, उससे ज्यादा कोलॉइड और सबसे ज्यादा ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, Which type of mixture can be separated by filtration? बेटा फिल्ट्रेशन से कौन से टाइप के मिक्सचर को अलग कर सकते हो आप, कोलॉइड को, ट्रू सोल्यूशन को, या सस्पेंशन को? 100% सस्पेंशन को। आप अगर दूध है वो कोलॉइड है, फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो फैट और वाटर मॉलिक्यूल और प्रोटीन अलग अलग हो जाएंगे क्या? नहीं। नमक के पानी को अगर आपने फिल्टर पेपर से पास करवाया तो वो नमक और पानी अलग अलग हो जाएगा? नहीं। रेत और पानी का जो मिक्सचर है वो एक सस्पेंशन है, फिल्टर पेपर से पास करवाओगे तो फिल्टर पेपर पर रेत आ जाएगी और नीचे पूरा पानी आ जाएगा, तो वो कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कोलॉइड्स को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा? नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, फेज ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। नेचर क्या है ना भाई, 8 टाइप के कोलॉइड्स होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन की डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन मीडियम क्या है, कभी ये सॉलिड होता है, कभी ये लिक्विड होता है, कभी ये लिक्विड, कभी गैस, इस तरीके से। तो इस हिसाब से 8 टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, बेटा वो सोल्यूशन का कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट्स अली, Aisha and Arvind respectively to prepare 50% volume by volume solution of NaOH। टीचर ने क्या बोला कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है। 50% सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या कि यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की वॉल्यूम ली जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये फॉर्मूला लगेगा भाई। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब 50% बनाना है, मतलब क्या, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा सॉल्यूट और पानी होगा क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी लोगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सॉल्यूट की, 50 ml, और जो आप उसको जब पानी में डालोगे 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप इतने पानी में डालो बेटा कि टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन की क्या हो जाए, 100 हो जाए। फिर मल्टीप्लाई करना 100 से, तो ml का ml कटा, 100 का 100 कटा, कितना आ गया, 50% आ गया कि नहीं आ गया? तो 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको इतने पानी में डालना है कि टोटल सोल्यूशन की, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या बन जाए सोल्यूशन की, 100 ml। ठीक है, तो अब इन लोगों ने किया क्या है, देखो अली ने 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml पानी में डाल दिया। उसने सॉल्यूट की वॉल्यूम तो सही ली है 50 ml, लेकिन पानी कितना ले लिया, 100 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सोल्यूशन की? भाई सोल्यूशन की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट की वॉल्यूम। तो उसने कितना लिया उसने सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 50 ml लिया, और पानी कितना लिया, सॉल्वेंट कितना लिया, 100 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो 150 ml हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बेटा। हमें तो टोटल वॉल्यूम 100 ml करनी, तभी क्या आएगा, परसेंटेज 50% आएगा। तो अली ने तो गलत करा है। आयशा ने क्या किया है, 100 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम पानी में, भी गलत कर रही है। अरविंद ने क्या करा, 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला टू मेक द सोल्यूशन वॉल्यूम कितनी, 100 ml। ये उसने बिल्कुल सही किया, हम भी यही करना चाह रहे थे। तो सही किसने करा भैया, अरविंद ने किया है, तो उसी का जो सोल्यूशन है वो सही आएगा।
दैट्स इट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कुछ और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में, क्लासमेट में शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।